हेलो गाइस, मैं राजेश जंगेट। बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक टर्म्स जैसे कुछ डेफिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन सब के बारे में हमने स्टडी की है। आज के लेक्चर में हम मोल की स्टडी करेंगे एंड ये दूसरी टर्म के साथ में कैसे रिलेटेड होता है, उन सब की स्टडी करेंगे। चले बच्चों, सबसे पहले मोल क्या होता है वो देखते हैं। बायो के अंदर अगर हम देखते हैं कि एक कीड़े का नेम मोल होता है, यानी एक इंसेक्ट का नेम जो होता है वो मोल होता है। और अगर हमारे शरीर पर अगर कोई मस्सा हो जाता है तो उसे भी हम मोल ही कहते हैं। मस्सा और कीड़े के लिए मोल टर्म हम यूज में लेते हैं बायो के अंदर एंड नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर मोल का संबंध ना तो मस्से से है ना ही उस कीड़े से है। मोल यहाँ पर एक पर्टिकुलर संख्या से संबंध रखता है। पर्टिकुलर संख्या, उस संख्या की वैल्यू क्या बच्चों? 6.022 × 10⁻23। इसका संबंध किससे? मोल से। ठीक है बच्चों, इसी को जो साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल के बेसिस पर डिफाइन किया। चलो, मोल को समझने के लिए कुछ टर्म हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे बच्चों, आप मार्केट में जाते हो और दुकानदार से बोलते हो कि 1 डजन बनाना दे दीजिए। बच्चों, जैसे ही आप 1 डजन बनाना के लिए बोलते हो तो दुकानदार क्या करता है, कुछ नंबर को काउंट करता है और उसको पैक करके आपको दे देता है। जब आप उस पैकेट को खोलते हो तो आपको दिखाई देते हैं कि वो नंबर 12 है, यानी 12 नंबर में आपको बनाना देता है। इसका मतलब 1 डजन का रिलेशन 12 से है। जैसे ही आपने डजन बोला, दिमाग के अंदर स्ट्राइक हुआ कि यहाँ पर 12 नंबर के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब डजन इज रिलेटेड विद ओनली 12 नंबर। ठीक है। सिमिलरली आप क्रिकेट देखते हो, जैसे विराट कोहली की हम बात करते हैं तो बच्चों, वो जब रन बनाता है, आपने देखा होगा 100 के आसपास जैसे पहुंचने लगता है, वैसे ही यहाँ पर सेंचुरी की साउंड पूरे ग्राउंड के अंदर फैलने लगती है। सेंचुरी की साउंड पूरे ग्राउंड के अंदर फैलने लगती है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक नंबर से रिलेटेड होता है सेंचुरी, 100। इसका मतलब सेंचुरी लग गई, इसका मतलब 100 रन बना लिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ टर्म है वो एक पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड होती है। तो मैं मोल को डिफाइन कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ टर्म को मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर 1 डजन का जो रिलेशन है बच्चों, वो 12 नंबर से है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 डजन इज इक्विवेलेंट विद 12। 1 सेंचुरी, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 100 नंबर से इसका रिलेशन होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो मोल का रिलेशन भी एक नंबर से होता है। 1 मोल की मैं बात करूंगा। 1 मोल यहाँ पर जो आप कह सकते हो इक्विवेलेंट होता है या इक्वल होता है। मैं इसकी मैं बात करूंगा या 6.022 × 10⁻23। ठीक है बच्चों, ये एक मोल से संबंध रखता है। यानी जहां कहीं पर भी ये नंबर आता है वहां पर 1 मोल बोलेंगे। या मैं कह सकता हूं जहां कहीं पर भी मोल वर्ड आता है, इसका मतलब उसका संबंध इस नंबर से है, हमेशा इस नंबर से है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहले मोल को डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कई सारे मेथड्स जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, पॉलिनोमियल मेथड से कैलकुलेट की गई। एंड बच्चों, इस नंबर को मैथमेटिकली जस्टिफाई किया गया डिफरेंट स्केल के थ्रू। तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल एंड कार्बन स्केल यहाँ पर यूज में लिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा एप्रोप्राइट है कार्बन 12 स्केल। क्यों? क्योंकि उससे काफी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें मोल की मिलती है, यानी ये नंबर हमें ज्यादा एक्यूरेट कार्बन 12 स्केल से मिलते हैं। तो हम केवल और केवल कार्बन 12 स्केल पर ही मोल की स्टडी करेंगे, जैसा कि हमारे सिलेबस में। तो बच्चों, सबसे पहले मोल की डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि मोल का संबंध इस नंबर से है। तो हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि ये नंबर ही क्या है बच्चों? मोल है। इस नंबर का रिलेशन ही मोल से है। तो करते हैं स्टार्ट। डेफिनेशन की हम बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर कार्बन स्केल से रिलेटेड हम बात करेंगे बच्चों। कार्बन स्केल से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले मोल की डेफिनेशन। मोल क्या होता है, मोल को डिफाइन करेंगे एज पर एनसीईआरटी, जैसा एनसीईआरटी में किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग में बात करूंगा बच्चों। यहाँ पर द मास ऑफ सब्सटेंस
of substance which has as many entities entities का मतलब क्या होता है बच्चों? हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसलिए सबसे पहले मैंने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल हो सकता है कि वो नेचुरल फॉर्म में एटम की फॉर्म में रहता हो, जैसे आयरन ग्रुप, उसके अंदर हमने देखा था कि आयरन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लस्टर नहीं होते वहां पर एटम्स का, वहां पर एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। या किसी आयन की बात करते हैं, जैसे नमक, सॉल्ट होता है, NaCl होता है, Na पॉजिटिव NaCl नेगेटिव। तो एंटिटीज मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। हम यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस is present in carbon 12 is present in 12 gram of carbon 12 isotopes, 12 gram of isotopes। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी भी स्पीसीज होती है उतनी स्पीसीज रखने वाले सब्सटेंस का जो मास होता है वही मोल होता है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं करूंगा कि इसके अंदर जितनी स्पीसीज होती है, मतलब क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप्स है, एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो इसका मतलब मैं कहूंगा यहाँ पर ये इसके अंदर एटम्स एक ही टाइप के होंगे, यानी टोटल एटम की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये एटम्स की फॉर्म ही रहता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कहूंगा एक सिंपल स्टेटमेंट में देखता हूं कि 1 मोल का जो रिलेशन है या 1 मोल है उसका रिलेशन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से है। आइसोटोप क्योंकि जितनी स्पीसीज इसके अंदर होगी उतनी स्पीसीज रखने वाला जो मास होगा वही क्या होता है बच्चों, 1 मोल आपका होता है। मैंने जैसे और भी कहा यहाँ पर 1 मोल का जो रिलेशन है हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर से हैं जो कि मैं कर सकता हूं यहाँ पर बच्चों 6.022 into 10⁻23। इस नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक मोल कहते हैं। और आपने देखा कि इस नंबर को एक टर्म से हम सिंबलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रो ने केमिस्ट्री के अंदर काफी सारा काम किया है, और बच्चों ये जो काम किया है उसी के लिए उसको रेस्पेक्ट दिया गया है, और उस रेस्पेक्ट में यहां पर इस नंबर को एवोगाड्रोज नंबर कहा गया। तो बच्चों यहां पर मैं इस नंबर को कह सकता हूं एवोगाड्रोज नंबर। और आप देख सकते हो कि यहां पर इसे सिंबलाइज भी किया गया क्या बच्चों, 1 मोल, यानी मैं 1 मोल का जो रिलेशन है वही मैं ऐसा कर सकता हूं 6.022 into 10⁻23। और एवोगाड्रोज नंबर को N कैपिटल A एवोगाड्रोज नंबर है, N स्मॉल a सोडियम होता है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 1 मोल का रिलेशन क्या है, किससे है बच्चों, यहाँ पर 6.022 into 10⁻23 यहाँ पर इसका रिलेशन है, और यही एवोगाड्रोज नंबर होता है जो मैंने यहाँ पर शो किया। तो बच्चों इस तरह से मोल का रिलेशन अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और मैं रिपीट करूंगा कि मोल का रिलेशन एक पर्टिकुलर नंबर से होता है। वो नंबर क्या है, 6.022 into 10⁻23। ठीक है बच्चों, मैं यहां पर एक और वर्ड ऐड करूंगा, किसी भी सब्सटेंस का ऐसा मास जिसमें इतनी स्पीसीज प्रेजेंट है, वो एटम भी हो सकते हैं उसके अंदर जो नेचुरल फॉर्म में रहता है, आयन भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो उसे कहेंगे मोलर मास। यानी इतनी नंबर वाले स्पीसीज का जो मास होगा उसे हम मोलर मास कहेंगे। जहां कहीं पर भी मोलर टर्म आ जाती है बच्चों, वहां पर 1 मोल का रिलेशन आ जाता है। जैसे मैंने बोला मोलर मास, इसका मतलब वहां पर ये वाला नंबर होगा ही होगा, उसका रिलेशन 1 मोल से होगा ही होगा। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आजकल मोल जो है वो कई टर्म से सिंबलाइज किया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है, उसको कहा जाता है
और वो टर्म हमें याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ऐसी टर्म दिखाई देगी और आपको समझना पड़ेगा उसको। तो बच्चों यहां पर मैं लेता हूं, यहां पर देखिए बच्चों, 1 मोल का रिलेशन क्या क्या है। 1 मोल की जगह आपका यहाँ पर 1 ग्राम एटम ये भी आ सकता है, यानी इसका मतलब ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो एटम के लिए होता है। यहाँ पर नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ 1 ग्राम आयन भी हो सकता है, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। 1 ग्राम आयन 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। आगे अगर मॉलिक्यूल हो तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यहाँ ये वाली टर्म लेते हैं। आगे लेते हैं बच्चों, क्योंकि आपने देखा कि जो आपके आसपास जितने भी एयर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, O2 गैस के, N2 गैस के एंड CO2 गैस के। और भी कुछ होता है लेकिन हम पर्टिकुलरली O2, N2 एंड CO2 गैस ही लेंगे। आपने देखा कि O2 गैस के मॉलिक्यूल काफी छोटे होते हैं, N2 गैस के मॉलिक्यूल काफी छोटे होते हैं, और आप इन गैस को देख नहीं सकते। बच्चों जब ये गैस के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, तो ऑब्वियसली इनका मास भी काफी छोटा होता होगा। हम देखते हैं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। यहां पर हाइड्रोजन एटम का जो मास है अगर हम देखते हैं तो वो होता है 1.66 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। इतना कम मास। हाँ, मैं अगर कहूं कि आपको ये याद करना, ठीक है, आप एक को याद करोगे। अगर मैं ये कहूं कि हीलियम एटम का मास कितना है, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ये 4.66 इंटू 10⁻⁻, आपका हो जाएगा बच्चों -24 ग्राम। अप्रोक्सीमेट ये आपका जो मास मिलता है, आप इसे भी याद कर सकते हो। लेकिन सारे के सारे जो एटम्स हैं, लगभग 118 एटम्स है, और उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स का मास आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कम मास को याद करना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक यूनिट हमें यूज मिली थी, ग्राम। ग्राम के अंदर इसका मास मेजर किया था, तब जब, और इस ग्राम में इसका मास काफी कम है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े जो मास होते हैं उनको टन में मेजर करते हैं। जैसे किसी भी ब्लू व्हेल का जो मास होगा वो 30 टन 40 टन के आसपास होते हैं। 30 टन 40 टन, हम लोगों का मास 45 केजी होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? उसे ग्राम में या किलोग्राम में मेजर क्यों नहीं कर सकते? मेजर कर सकते हैं बच्चों, लेकिन वो जो टर्म है वो आसानी से याद नहीं रख सकती। उसको जो यूज में लेने के लिए जो टर्म है वो इजी होना चाहिए। रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट और साइंटिस्ट के यूज के लिए और डेली लाइफ में यूज के लिए ऐसे टर्म लेना जरूरी है जो कि काफी सिंपल है। तो ऐसे मास को आप डेली लाइफ में यूज में नहीं ले सकते। तो डेली लाइफ में यूज में लेने के लिए या स्टूडेंट को आसानी से समझ में आए, उसके लिए एक डिफरेंट टर्म में किसी भी एटम के मास को मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए सबसे पहले एक स्केल तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है बच्चों? स्केल। जिसे आपने बोला ग्राम के बेसिस पर, यानी ग्राम स्केल पर हाइड्रोजन का मास इतना है। टन स्केल पर आपने देखा कि ब्लू व्हेल का मास 30 या 40 टन होता है। ठीक है बच्चों, और हम लोगों का केजी स्केल पर अगर हम देखते हैं 45 केजी, 50 केजी, 60 केजी होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर चीजों को आसान बनाने के लिए और यहाँ पर छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एटम्स के मास को मेजर करने के लिए हम एक डिफरेंट स्केल लेंगे जिसे कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों यहाँ पर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं और उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम AN2 कहेंगे बच्चों। और
आजकल इसे करते हैं बच्चों यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, इसे यू से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट, ये वाले टर्म हमने बच्चों। तो आखिर होता क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने मोल को डिफाइन करने के लिए, उसकी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कार्बन 12 स्केल हमने मेजर किया था। और मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन स्केल भी हम पहले यूज में लेते थे, फिर ऑक्सीजन स्केल और यहां पर आप कार्बन स्केल। तो कार्बन स्केल के बेसिस पर एएमयू को कैसे डिफाइन करें, यानी ये जो यूनिट है उसको कैसे डिफाइन करें वो देखते हैं बच्चों। मैं ऐसा कर सकता हूं 1 AMU, दिस इज द 1/12 part of mass of 1 carbon 12 isotope, यानी कार्बन 12 आइसोटॉप के जो एटम है उसका 1/12 क्या होता है बच्चों, AMU होता है। यहाँ पर एटम भी मैं ऐड कर देता हूँ और ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। यानी 1 कार्बन 12 आइसोटॉप एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट है, वही क्या होता है बच्चों, AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो यहाँ पर जब सोल्व करते हैं, ये किसके बेसिस पर बच्चों, मैं ऐसे कर सकता हूँ कार्बन स्केल के बेसिस पर। और अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन स्केल के बेसिस पर आपको उसे कहा जाए तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 1 AMU हाइड्रोजन स्केल के बेसिस पर बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्केल, तो इसके बेसिस पर क्या होगा बच्चों, यहां पर मैं कहूंगा 1 AMU इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो मास ऑफ या 1/1 पार्ट में वही होगा जो मास होगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पर इसको ले सकते हैं 1/1 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बेसिस पर अगर बात करें, ऑक्सीजन स्केल या ज्यादा एक्यूरेसी के लिए बच्चों यहाँ पर 1.008 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ठीक है इससे आ जाता है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑक्सीजन स्केल, तो क्या होगा बच्चों, इसके यहाँ पर 1 AMU का जो मास है, यहाँ पर ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ले लेते हैं 1.008, 1/1.008 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। 1 AMU ऑक्सीजन स्केल के बेसिस पर हम कहेंगे बच्चों, यहाँ पर कितना होगा 1/16 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 16 एटम। ये बच्चों स्केल यूज में लिया जाता है, ठीक है। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा बच्चों, कार्बन 12 स्केल, लेकिन आपसे कहा जाए तो आप ये वाला स्केल भी जो है रख सकते हैं। तो AMU की वैल्यू कितनी आएगी, एक कार्बन 12 एटम का मास डिवाइड बाय 12, एक कार्बन एटम का मास डिवाइड बाय 12, ये AMU की वैल्यू। अब कार्बन एटम के मास को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 1.66 into 10⁻⁻²4। तो बच्चों यहां पर हम रखेंगे 1 AMU की जो वैल्यू मिलती है बच्चों, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहां पर हम रख सकते हैं 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब किसी भी एटम के मास को हम जो इस यूनिट में मेजर करेंगे तो डेफिनेटली ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि इजी है, ठीक है बच्चों। नाउ जैसा हमने कहा था कि एक ब्लू व्हेल का मास 30 टन है, 30 टन। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं टन के कंपेरिजन में उस ब्लू व्हेल का मास 30 टाइम्स है।
हम लोगों का जो मास है 50 kg है, सपोज करो 50 kg है, इसका मतलब केजी के कंपैरिजन में उस स्टूडेंट का मास, उस बच्चे का मास 50 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एएमयू के कंपैरिजन में हम मास मेजर करते हैं और उसे कहते हैं रिलेटिव मास। एटम के लिए आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। मैं ऐसा कर सकता हूं RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, ये होगा बच्चों। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव, जैसे मैंने आपको कहा था कि टन के कंपैरिजन में ब्लू व्हेल का मास 30 टाइम्स, या उस बच्चे का मास किलोग्राम के कंपैरिजन में 50 टाइम्स है। इसका मतलब आपने क्या किया, उस बच्चे का या ब्लू व्हेल का मास को केजी और टन से डिवाइड किया होगा, तभी तो कंपैरिजन होगा। तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ एन एटम, एन एटम डिवाइड बाई, आप रख सकते हैं यहां पर AMU। इसका मतलब किसी भी एटम का मास निकालना हो तो AMU को RMU से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ऐसा कहूंगा मास ऑफ एन एटम, एन एटम इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, RAM मल्टीप्लाई बाय AMU। बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन RAM क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। RAM क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जो हमने पढ़ा था मास नंबर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मास नंबर, वही RAM होता है। ठीक है बच्चों, मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट, RAM। तो यहां पर मैं लिखूंगा अगेन मास नंबर, या मैं RAM की वैल्यू लिखता हूं, RAM इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा मास नंबर, यही RAM होता है। और दिस इज द रिलेटिव टर्म, क्यों? क्योंकि AMU के कंपैरिजन में उस एटम का मास होता रहा, मींस रिलेटिव है यार। तो मैं कहूंगा इसकी यूनिट लिखेंगे ना, क्योंकि AMU की वैल्यू ग्राम में होती है, इसकी वैल्यू भी ग्राम में होती है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे मास नंबर, और जनरली आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मास नंबर होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों, इनके सम के इक्वल होगा। इस तरह से RAM को आप डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, वेरियस एग्जांपल जिसकी हेल्प से RAM के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर बच्चों एग्जांपल मैंने लिया, सपोज करो कि यहां पर जो है बोरॉन 11.5, ये हमने लिया, बोरॉन 11 की बात करते हैं। इसका मतलब इसका RAM क्या होगा, तो हमने देखा था दिस इज द मास नंबर। ये जो 11 था आपने देखा, ये क्या बच्चों मास नंबर है, और यार ये मास नंबर है, तो यही क्या होगा RM है। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं 11, यही होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और मैं ये कहूं कि मास ऑफ बोरॉन एटम की बात करें तो मास ऑफ बोरॉन एटम, बोरॉन एटम, एक बोरॉन एटम की बात करते हैं तो उसका मास क्या होगा बच्चों, हमने देखा था कि RAM को AMU से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां पर 11 इंटू AMU, 11 AMU होगा। ग्राम में निकालना चाहते हो तो वैल्यू पुट कर दो, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, उससे ग्राम में वैल्यू आ जाएगी।
सिमिलरली अगर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम अगर 40 की बात करें तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर RAM क्या होगा बच्चों, 40 होगा, जिसे आपने अच्छी तरह से देखा था, और ये 40 है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं मास ऑफ वन कैल्शियम एटम की अगर बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा 40 AMU, क्योंकि 40 के साथ में AMU आ जाएगा। एक एटम का मास की बात करें, ये AMU में ग्राम में पूछा जाए तो अगेन 1.66 into 10⁻⁴ ग्राम से, जो कि AMU की वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से बच्चों हम यहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, छोटे छोटे अच्छे एग्जांपल है। सपोज करो कि आयरन की बात करते हैं, आयरन 56 काम में आएगा, Fe26 और 56। आपने देखा ये जो 56 है यही क्या होगा बच्चों, RAM की वैल्यू होगी, रख सकते हो। और पूछा जाए कि मास कितना होगा, तो मास ऑफ आयरन एटम Fe एटम यहां पर 56 AMU हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे एटम होता है उसके लिए RAM होता है, उसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए RMM होता है। यहां पर लिखते हैं बच्चों RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। RMM क्या होता है बच्चों, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगेन इसको भी वैसे डिफाइन करेंगे, RMM इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल डिवाइड बाय AMU से डिवाइड कर दोगे एक मॉलिक्यूल के मास को, तो ये वैल्यू मिल जाएगी RMU। और एक मॉलिक्यूल का मास निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू RMM मल्टीप्लाई बाय AMU। Molecule is a cluster of 2 or more than 2 atoms। ये याद रखना जरूरी है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का मास होगा, वो सभी एटम्स जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मास का सम होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लेंगे एग्जांपल्स लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स इसके, शानदार एग्जांपल। एग्जांपल्स बच्चों यहां पर आप देखेंगे, जैसे H2O, इसका RMM निकालना, लेकिन यार H2O तो मॉलिक्यूल है, किससे मिलकर के बना होता, आप देखो 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इसका मास नंबर 1 है, इसका भी 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। यानी मुझे चाहिए RMM, तो RMM क्या होगा बच्चों, सभी RAM का सम के इक्वल होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर 1 16 और 1 क्या होगा, 16 + 1 + 1 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 18। ये तो RMM है, लेकिन अगर पूछा जाए मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, जो पानी पीते हो आप, उस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय AMU। और अगर आप ग्राम में कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप फील करना चाहते हैं कि कितना का मास होगा, ग्राम में रख दीजिए। तो ये चीजें आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। डेली लाइफ में RAM एंड इनका RMM का यूज हम लेते हैं केमिस्ट्री पढ़ते समय। CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्या CO2 मॉलिक्यूल क्या होगा, कार्बन का 12 होगा, आपने देखा ये ऑक्सीजन, ये 12 16 16, आप देखो यार
ऑक्सीजन का कितना होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, कार्बन का कितना होगा 12, 44, ये वैल्यू क्या होगी बच्चों आप निकाल सकते हो RNM, मॉलिक्यूल है इसलिए RNM होगा, ठीक है। और मास की अगर बात करें, मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल, ये आपका हो जाएगा, मैं कैलकुलेट करके बताता हूं यहाँ पर 44 AMU। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं, इसका RMM निकालते हैं। RMM क्या होगा बच्चों, RMM यहां पर आपने देखा एक तो कैल्शियम जिसका मास नंबर 40 है, 40, एक कार्बन है जिसका मास नंबर 12 है, और एक ऑक्सीजन है जिसका मास नंबर 16 है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, टाइप्स ऑक्सीजन का है एक, तो इस तरह से मैं कहूंगा 3 टाइप के एटम्स और टोटल एटम 3 + 1 + 1 5। जब आप सोल्व करते हो इसको तो बच्चों आपको मिल जाएगा ये लगभग 100 मिलेगा, और अगर मुझे मास ऑफ वन कैल्शियम कार्बोनेट निकालना तो निकाल लीजिए, मास ऑफ वन कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट, निकालिए 100 मल्टीप्लाई बाई AMU, यही तो होगा, वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख दो, 100 मल्टीप्लाई बाई 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। अगर देखते हो तो एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो इतना कम होगा, कितना 1.66 into 10⁻⁻22 ग्राम। इस तरह से हम यहां पर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक मोल है, मोल का रिलेशन कई टर्म के साथ में कनेक्टेड है, तो बच्चों हम निकालते हैं मोलर मास। जैसे ही मैंने बोला मोलर मास, आपके माइंड में या दिमाग में स्ट्राइक हो गया होगा कि मोलर मास का मतलब यहां पर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 स्पीसीज के मास की बात कर रहे होंगे, ये आपको सोचना है बच्चों, दिमाग में रखना। तो मोलर मास हम करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट मोलर मास, मोलर मास जनरली ग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम मोलर मास, या अगर केवल मोलर मास की बात करेंगे तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यहां पे लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is called molar mass, is called molar mass। एक मोल सब्सटेंस का मास क्या होता है बच्चों, मोलर मास होता है। अब ठीक है, ये तो हो गया। जनरली दिस टर्म कम्स इन ग्राम, जनरली दिस इज represented और comes कभी ये भी कर सकते हैं, represented in gram, so it is also known as gram molar mass, gram molar mass, GMM, ग्राम मोलर मास। ठीक है बच्चों, निकालते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टर्म हम बात करते हैं, मोलर मास निकालेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको केयरफुली सुनना है और इस एग्जांपल को समझना है। बच्चों
कैल्शियम 40 है, इसका क्या कैलकुलेट करना, मोलर मास कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों, तो ये आपको देखना कैल्शियम 40 का मोलर मास कैसे निकाले यार। आप देखते हो यहां पर एक एटम का मास कितना 40, तो मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ वन कैल्शियम एटम मल्टीप्लाई बाय Na, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका रिलेशन, मोल का रिलेशन Na से है। एवोगाड्रोस नंबर याद है ना आप लोगों को, 6.022 into 10⁻23। ये याद रखना है, क्या होगा, मास ऑफ वन कैल्शियम एटम, कैल्शियम एटम कितना हो गया, कैल्शियम 40, तो आपका RAM हो गया, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास 40 हो गया। और एक एटम का मास को मल्टीप्लाई यानी कैलकुलेट करने के लिए AMU रखना पड़ेगा, ये एक एटम का मास है। तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों RAM की जगह 40 मैंने रख दिया, ठीक है, यानी 40 AMU हो गया एक एटम का मास। लेकिन इतने सारे एटम है, कितने, Na, क्या करें, आपके पास वेरी इंटरेस्टिंग टर्म आने वाली है, बड़े मजेदार। कैसे, जैसे ही आपने AMU की वैल्यू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम रखा और एवोगाड्रोस नंबर रखा, एवोगाड्रोस नंबर कितना होगा 6.022 into 10⁻23। वेरी इंटरेस्टिंग कि यहां पर इन दोनों की जो वैल्यू है वो 1 ग्राम आती है। कितनी आती है बच्चों, 1 ग्राम, यानी 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40 ग्राम। वेरी इंटरेस्टिंग, 40 ग्राम, इसका मतलब अभी तो 40 के बारे में पढ़ा था, यस 40 का था RAM और 40 के साथ में AMU आ गया तो एक एटम का मास, लेकिन 40 के साथ में ग्राम आ गया तो आप कहोगे कि एक मोल का मास हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा एक काफी इंपोर्टेंट काम लिख देता हूं, एक वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। पहला तो ये कि AMU को Na से मल्टीप्लाई किया था तो 1 ग्राम आया था, पहले तो ये। और सेकंड है ये कि मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, H2O है, ये आपने देखा था RMM निकाला था इसका, हमने देखा कि यहां पर 18 के साथ में क्या है बच्चों AMU, यानी 18 AMU अगर आया, ठीक है ना, या मैं ऐसा लिखूंगा 18 AMU आया तो आप लिख सकते हो मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, और सपोज करो कि यहां पर आपने 18 ग्राम लिख दिया तो बच्चों क्या होगा, 18 ग्राम लिखा, इसका मतलब आप लिखोगे यहां पर मोलर मास, और मास ऑफ 1 मोल H2O, 1 मोल H2O का मास है। 18 के साथ में A में आया एक मॉलिक्यूल का मास, 18 के साथ में ग्राम आया तो क्या होगा, एक जो है मोल H2O का मास। और भी लेते हैं बच्चों, यहां पर हम डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अभी CO2 का मैंने लिया था, CO2 आप लिखोगे 44 AMU, यानी मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, और अगर मान लीजिए कि आप लिखते हैं यहां पर 44 ग्राम, इसका मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, सॉरी 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल। इस तरह से बच्चों हम टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने RAM, RMM के बारे में डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम वाई शेप डायग्राम देखेंगे बच्चों। ये सारी टर्म आपको याद होनी चाहिए।
क्योंकि आगे हम इन सबको यूज करेंगे। थैंक यू।